Good afternoon to all of you students. फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जो कि आपका 3rd यूनिट का टॉपिक है। तो डिफरेंट टाइप की मरीन इंश्योरेंस होती हैं, उनकी पॉलिसीज़ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जो कि आप लोगों ने स्टडी कर लिया। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका 3rd यूनिट में जो आपको स्टडी करना है वो है मेन क्लॉसेस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, जो कि आपका सिलेबस में दिया हुआ है। इट्स मेन क्लॉसेस मीन्स मरीन इंश्योरेंस के मेन क्लॉसेस आपको स्टडी करने हैं। समुद्री बीमा की मुख्य धारा, समुद्री बीमा की मुख्य धारा क्या क्या है, मरीन इंश्योरेंस के क्या क्या क्लॉसेस हैं। ओके, वो आज हम लोग आज की प्रेजेंट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। A marine insurance policy may have a number of clauses. These clauses may be general for all types of policies or may be special to cover certain agreed points. मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? मरीन इंश्योरेंस जो कि आप जान चुके हो क्या होती है। तो समुद्री बीमा पॉलिसी के बहुत सारी क्लॉजेस होते हैं इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी धाराएं हैं, जो कि जब भी आप मरीन इंश्योरेंस लेते हो तो आपको वो सारी धाराएं फॉलो करनी होती हैं, जिसमें कि आपका कुछ जो जनरल है, कुछ जो सामान्य धारा है, और मे बी स्पेशल कुछ आपकी विशेष भी धारा है उसमें। A policy should cover all types of things so that it may avoid misunderstanding or avoid disputes at a later stage. ये जो मरीन इंश्योरेंस की जो मेन आपके क्लॉजेस हैं, उन क्लॉजेस का मेन रीज़न क्या है कि वो क्लॉजेस इसलिए दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ना हो सके, और कोई भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे अवॉइड करने के लिए ये मरीन इंश्योरेंस के कुछ क्लॉजेस हैं जो कि आपको स्टडी करने हैं। ओके, वो कौन कौन सी क्लॉजेस हैं? वो इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जब भी मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी शिपिंग कंपनी ले रही है तो उसके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे फर्स्ट है इसमें आपका इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ए। ओके, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ए, हिंदी में आपका संस्था माल क्लॉज ए या धारा ए। द क्लॉज कवर्स ऑल द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेजेस टू गुड्स। ये जो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ए होता है, ये जो आपका क्लॉज है, ये सभी प्रकार के रिस्क को, ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क को कवर्स करता है। मीन्स शिपिंग कंपनी अगर अपनी गुड्स का, कार्गो का इंश्योरेंस कराती है जो कि उसकी शिप पर लोडेड गुड्स हैं, और उन गुड्स को किसी भी प्रकार का अगर डैमेज होता है या लॉस बियर करना होता है तो उससे रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं, तो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ए के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी को वो पूरा रिस्क बियर करना होता है। ओके, तो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ए क्या है? जिसमें कि ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क कवर होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज बी। इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज बी ये क्या है? स्टार्ट करते हैं। एज कंपेयर टू द इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज ए, दिस क्लॉज कवर्स लेजर रिस्क। तो इन कंपैरिजन टू क्लॉज ए की तुलना में क्लॉज बी जो है
वो आपका लेसर रिस्क मीन्स वो कम जोखिम कम रिस्क को कवर अप करता है। क्लॉज ए में मैंने क्या बताया कि ये सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क को कवर करेगा जो भी लोडेड गुड्स से रिलेटेड होंगे। और जो क्लॉज बी है आपका उसमें ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क कवर होंगे बट यहाँ पर लेसर रिस्क होगा, मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क यहाँ पर कवर अप नहीं होंगे। तो क्लॉज बी ए में जो है वो आपके सभी प्रकार के जोखिम को उसमें कवर किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। बट जो क्लॉज बी के अकॉर्डिंग है उसमें जो रिस्क होगा वो लो रिस्क को कवर अप करेगी। क्लियर इट। थर्ड आ जाइए। थर्ड है आपका इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज सी। ये क्या है? क्लॉज सी इट कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ रिस्क। ये जो क्लॉज सी है ये आपका सबसे कम रिस्क को कवर अप करती है, मीन्स जहाँ पर कि रिस्क सबसे ज़्यादा कम होगा, सबसे कम होगा वहीं पर क्लॉज सी एप्लीकेबल होगी। क्लियर इट। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्लॉज क्या है? वैल्यूएशन क्लॉज। फोर्थ है आपका वैल्यूएशन क्लॉज, हिंदी में है मूल्यांकन धारा। हिंदी में है मूल्यांकन धारा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? मूल्यांकन धारा, वैल्यूएशन क्लॉज। द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट इज स्टेटेड इन द मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ये जो वैल्यूएशन क्लॉज है इसमें क्या है कि जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो पॉलिसी होल्डर लेता है तो इंश्योरेंस कंपनी को मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो भी वैल्यू है सब्जेक्ट की, मीन्स जिस चीज़ का इंश्योरेंस किया जा रहा है, चाहे वो कार्गो हो या फिर शिप हो या वेजल हो, किसी चीज़ जिस चीज़ की इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर ले रहा है उसका वैल्यू इसमें मेंशन होना चाहिए। मीन्स जो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके डॉक्यूमेंट में जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंश्योरेंस लिया जा रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। ओके, इट इज़ द वैल्यू दैट इज़ अग्रीड अपॉन बाय बोथ द पार्टीज, मरीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर। ये जो वैल्यू होगी वो अग्रीड होगी, मीन्स दोनों में सहमति, जो मरीन इंश्योरेंस कंपनी है एंड जो पॉलिसी होल्डर है दोनों के बीच में अग्रीड वैल्यू, दोनों के बीच में सहमति से ये वैल्यू डिसाइड होगी और ये वैल्यू मरीन इंश्योरेंस के पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी। ओके, मीन्स देखिए जो भी वैल्यूएशन होगा चाहे वो शिप का हो या गुड्स का हो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है वैल्यूएशन क्लॉज के अकॉर्डिंग। और ये जो वैल्यू होगी वो मरीन इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर दोनों के बीच में डिसाइड जो होगी, दोनों के बीच में दोनों की सहमति से वो वैल्यू यहाँ पर मेंशन होगी। ओके, क्लियर है। In case of any loss or damage, the compensation would not be more than the valuation amount stated in the document. In case अगर कभी भी किसी भी प्रकार का लॉस होता है, फर्स्ट वाला ही मैं बता रही हूँ वैल्यूएशन क्लॉज। अगर वैल्यूएशन क्लॉज में क्या है कि वैल्यूएशन पहले से मेंशन होगी जो कि दोनों के बीच में अग्रीड होगी, तो इन केस अगर कभी भी कोई लॉस ऐसा होता है जो कि मोर देन वैल्यूएशन होता है, जैसे कि सपोज़ कर लीजिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में अगर वैल्यू लिखी हुई है 1 लाख रुपीज़ की, 1 लाख वैल्यू हुई है उस सब्जेक्ट की, ठीक है, और दोनों ने अग्री किया और वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन हो गया। बट एक्चुअल में जो पॉलिसी होल्डर है, जो शिपिंग कंपनी है, उसको लॉस हुआ 1,20,000 का, मीन्स मोर देन लॉस हुआ, तो उस केस में जो है इंश्योरेंस कंपनी शिपिंग कंपनी या पॉलिसी होल्डर को सिर्फ 1 लाख अमाउंट ही देगी, 20,000 से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इन केस अगर कभी भी कोई लॉस जो मोर देन हो जाता है वैल्यूएशन जो कि डॉक्यूमेंट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पर जो इंश्योरेंस कंपनी है जो वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट में लिखी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर देख सकते हो, नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है आपका एट एंड फ्रॉम क्लॉज। नेक्स्ट जो क्लॉज है आपका वो है एट एंड
फ्रॉम क्लॉज। ओके, इसे हिंदी में भी एट एंड फ्रॉम धारा बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ क्लॉज, एट एंड फ्रॉम क्लॉज, ये क्या है? द क्लॉज states the time when the risk will start. As per the clause, the risk cover would start when the ship is at the port of the departure and from the time it leaves the port. At and from का देखिए यहाँ क्या मतलब है। ये जो क्लॉज है ये टाइम को बताता है। एट एंड जो फ्रॉम क्लॉज है वो टाइम को बताता है। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग समय का पता चलता है। व्हेन द रिस्क विल स्टार्ट, कि रिस्क जो है मरीन इंश्योरेंस में मीन्स मरीन ट्रांसपोर्ट में वो कब स्टार्ट हुआ है। एज पर दिस क्लॉज, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग क्या है? द रिस्क कवर वुड स्टार्ट व्हेन द शिप इज़ एट द पोर्ट ऑफ द डिपार्चर। रिस्क जो है किसी भी शिपिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी का तब स्टार्ट होगा जब व्हेन द शिप इज़ एट द पोर्ट ऑफ डिपार्चर, जब जो शिप है वो पोर्ट ऑफ डिपार्चर मीन्स जहाँ से शिप निकल रही है, जहाँ से माल उस पर लोडेड किया गया है, उस पोर्ट से उस बंदरगाह पर जब तक वो है वहाँ से रिस्क स्टार्ट होगा। पोर्ट ऑफ डिपार्चर से बंदरगाह जहाँ से कि उसको निकलना है उस पोर्ट से रिस्क स्टार्ट होगा। एंड फ्रॉम द टाइम इट लीव्स द पोर्ट, और तब से स्टार्ट होगा जब वो शिप उस पोर्ट से निकल चुकी होगी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये एट और फ्रॉम यही है। एट द पोर्ट, एट का मतलब एट द पोर्ट ऑफ डिपार्चर, जबकि वो डिपार्चर के पोर्ट बंदरगाह पर होगी तब स्टार्ट होगा रिस्क, और तब वो रिस्क तब से स्टार्ट होगा। फ्रॉम द टाइम, उस समय से स्टार्ट होगा जब वो पोर्ट को लीव करके अपने डेस्टिनेशन के लिए वहाँ से शिप निकल चुकी होगी। क्लियर इट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर इंस्टेंस, इफ़ द इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेट्स द वर्ड्स एट एंड फ्रॉम मुंबई, इट मीन्स द रिस्क वुड बी कवर्ड व्हेन द शिप अराइव्स एट मुंबई पोर्ट एंड ऑल्सो व्हेन इट लीव्स दिस पोर्ट। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे कि कोई मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी किसी पॉलिसी होल्डर ने ली और उसमें लिखा हुआ है एट एंड फ्रॉम क्लॉज के अकॉर्डिंग कि एट एंड फ्रॉम मुंबई। ठीक है, मुंबई दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि जो रिस्क है वो जो मरीन इंश्योरेंस कंपनी है वो रिस्क कितना कवर अप करेगी इस क्लॉज के अकॉर्डिंग? वो रिस्क तब से कवर करेगी व्हेन द शिप्स अराइव एट मुंबई पोर्ट, जब जो जहाज़ है, जो शिप है वो मुंबई पोर्ट, मुंबई के बंदरगाह पर जब वो पहुंचा, एंड ऑल्सो व्हेन इट लीव्स, और जब वो वहाँ से जहाज़ निकल गया। ठीक है, तो मीन्स मुंबई के पोर्ट से स्टार्ट होगा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी का, और वो तब तक होगा जब वो वहाँ से लीव होगी, मीन्स वो निकल चुकी है। क्लियर है? तो ये है आपका एट एंड फ्रॉम क्लॉज। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज है आपका शू एंड लेबर क्लॉज। नेक्स्ट क्लॉज है शू एंड लेबर क्लॉज, हिंदी में मुकदमा एवं श्रमिक धारा। हिंदी में मुकदमा एवं श्रमिक धारा। ओके, so let's start the class. This clause states that if the policy holder has spent some money in order to save the goods from an impending loss, then she can recover the same amount from the insurance company. ठीक है, शू एंड लेबर क्लॉज क्या है? दिस क्लॉज ये स्टेट्स कहता है कि इफ़ द पॉलिसी होल्डर हैज स्पेंड सम मनी इन ऑर्डर टू सेव द गुड्स फ्रॉम एन इम्पेंडिंग लॉस, देन शी कैन रिकवर द सेम अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि यदि जो पॉलिसी होल्डर है उसने अपने गुड्स को, जो कि शिप पर लोडेड है, लोडेड गुड्स को सेव करने के लिए मीन्स उनकी सुरक्षा के लिए कुछ अगर खर्चे किए हैं, कुछ पैसे अगर कुछ अमाउंट खर्चे किए हैं फ्रॉम एन इम्पेंडिंग लॉसेस से अपने शिप को बचाने के लिए,
देन वो उस सेम अमाउंट को वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मीन्स यदि पॉलिसी होल्डर ने अपने शिप के लोडेड गुड्स को इम्पेंडिंग लॉस से बचाने के लिए कुछ खर्चे किए हैं, कुछ अमाउंट स्पेंड किए हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से उस अमाउंट को, उस सेम अमाउंट को रिकवर कर सकता है। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी से उसे वो उतना अमाउंट ले सकता है। क्लियर इट? However, here the act of saving the subject matter on curtailing loss will not be considered as a deviation, and therefore if such a thing happens, the insurance policy will not become void. इसलिए ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है सेविंग द सब्जेक्ट मैटर ऑन कर्टेलिंग, मीन्स जो पॉलिसी होल्डर ने अपने सब्जेक्ट को, मीन्स अपने लोडेड गुड्स को लॉसेस से बचाने के लिए जो स्पेंड किया है, ये विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये डेविएशन नहीं माना जाता है। इसलिए इफ़ सच अ थिंग हैपन्स द इंश्योरेंस पॉलिसी विल नॉट बिकम वॉइड। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी वो वॉइड नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? मीन्स ऐसा अगर कोई अमाउंट वो स्पेंड करता है अपने लोडेड गुड्स को बचाने के लिए, तो और इंश्योरेंस कंपनी अगर उसे कवर अप नहीं करती है, तो जो वो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो वॉइड आपकी नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट जो है वो है वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज। नेक्स्ट जो 7 पॉइंट है वो है वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज। हिंदी में है गोदाम से गोदाम धारा, गोदाम से गोदाम धारा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, the clause covers risk from the warehouse of the shipper to the warehouse at the destination। ये जो warehouse to warehouse clause है ये क्या है, ये क्या कहता है ये clause मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी का? इसके अकॉर्डिंग है कि जो रिस्क होगा वो फ्रॉम द warehouse of the shipper, जो शिपिंग कंपनी है जहाँ से कि वो शिप डिपार्चर हो रहा है, उसके वेयर हाउस से स्टार्ट होगा टू द वेयर हाउस एट द डेस्टिनेशन। और जो उसका डेस्टिनेशन है उस शिप का, जब तक कि उसके वेयर हाउस तक उस पे जो लोडेड गुड्स है पहुंच जाते हैं, तब तक वो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को, उस रिस्क को कवर अप करेगी। फिर से देखिए, वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज के अकॉर्डिंग ये है कि जो रिस्क है इंश्योरेंस कंपनी का वो तब स्टार्ट होगा जबकि जो पॉलिसी होल्डर है उसके वेयर हाउस में जो गुड्स है वो रखे हुए हैं, और उसके वेयर हाउस से लेकर के और जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर उस गुड्स को पहुँचना है, उस डेस्टिनेशन के वेयर हाउस तक पूरे रिस्क को कवर अप करेगा इस क्लॉज के अकॉर्डिंग। ओके, it means if cargo is required to be bought from the hinterland to the port, a marine insurance policy will cover those risks which may arise at land and also at sea। इसका मतलब जो ये क्लॉज है आपका वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज, इसके अकॉर्डिंग कि जो भी आपका रिस्क इसमें मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो इंश्योरेंस कंपनी कवर अप करेगी, इस रिस्क में आपका वो सभी रिस्क, वो ऑल रिस्क कवर अप होगा, ऑल दोज रिस्क जो कि आपका रिस्क अराइज होगा लैंड पे भी, क्योंकि वेयर हाउस तो आपका वाटर में तो होगा नहीं, वेयर हाउस तो आपका लैंड पे ही मेड होगा। जो गोदाम है आप पानी में तो बनाओगे नहीं, ठीक है? तो ये लैंड के भी रिस्क को कवर अप कर रहा है क्योंकि आपका जो वेयर हाउस है वो लैंड पर है, एंड ऑल्सो एट सी, और वो सी के भी रिस्क को कवर अप कर रहा है क्योंकि जब गोदाम से जो माल, जो लोडेड गुड्स जब वो शिप पर लोडेड होंगे, तो जो शिप को
डेस्टिनेशन जो उसका है, जहाँ पर पहुँचना है, वहाँ के वेयर हाउस तक पहुँचने के लिए उसको सी से ट्रैवल करना होगा, मीन्स उसको समुद्री यात्रा करनी होगी, तो उसके भी रिस्क को ये वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज आपका कवर अप करता है। मीन्स ये जो क्लॉज है वो आपका लैंड के भी रिस्क को कवर अप करेगा और आपके सी के भी रिस्क को कवर अप करेगा। क्लियर है? ये वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज क्या है? ओके, तो इसमें आगे नेक्स्ट और भी बहुत सारे क्लॉजेस हैं जो कि हम लोग आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही स्टडी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर।